नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। अब इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कोर्स ऑफ द रिएक्शन अगेन। तो अगर जो आपको किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो यू शुड नो अबाउट इट्स इक्विवेलेंट वेट। फॉर एग्जांपल, let I take a simple reaction. I have K2Cr2O7 plus ferrous sulfate plus H2SO4. That changes to K2SO4 plus Cr2SO4 thrice plus ferrous sulfate will change to ferric sulfate Fe2SO4 thrice प्लस H2O। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। 10th लेवल पे तो आप हीट एंड ट्रायल मेथड भी यूज कर लेते हैं, लेकिन जो प्रॉपर मेथड है इसका, आपको इसके इक्विवेलेंट वेट की जानकारी होना जरूरी है। अभी मैंने बताया कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, द मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट पर मॉलिक्यूल। नाउ हियर इफ वी नोट the oxidation state of chromium, that is +6, you can calculate, whereas in the right hand side the oxidation state of chromium is +3. तो क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है भैया। पहले +6 थी तो कितना हुआ, +3 हुआ। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया इसने। पहली बात तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है इसने। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, 3। लेकिन पर मॉलिक्यूल में बात करूं, एक मॉलिक्यूल में तो आपके पास 2 Cr है भैया, तो इलेक्ट्रॉन्स गेन कितने हुए टोटल पर मॉलिक्यूल, 6। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट हुआ वो हुआ मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 6। अब हम बात करते हैं, अब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किस किस की हो रही है। मैंने बता दिया आपको, क्रोमियम की चेंज हो रही है, दूसरा चेंज हो रही है आयरन की, यहां पे बाकी किसी की चेंज नहीं हो रही। सल्फर वही +6 लेफ्ट हैंड साइड में था, वही राइट हैंड साइड में है। हाइड्रोजन +1 में था लेफ्ट हैंड साइड में, वही राइट हैंड साइड में है। तो आयरन की अगर मैं नोट करूं, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी +2, और अगर जो मैं राइट हैंड साइड में देखूं तो यहां पे है +3। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ, 1 का गेन हुआ, और इसमें आयरन है भी 1। तो अगर जब मैं यहां पे बात करूं कि इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1। अब जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है, इक्विवेलेंट वेट। हर रिएक्शन में हर रिएक्टेंट्स के बराबर इक्विवेलेंट्स यूज होते हैं। कोई भी रिएक्शन हो, मॉलिक्यूल्स अलग अलग यूज हो सकते हैं, लेकिन जो इसके इक्विवेलेंट्स हैं वो हमेशा क्या होंगे, बराबर यूज होंगे। तो मैंने अब इसका कितना मोल यूज किया है, 1 मोल यूज किया है। अब 1 मोल में इसके कितने इक्विवेलेंट्स हैं, 6 इक्विवेलेंट्स हैं। जबकि इसके 1 मोल में कितने इक्विवेलेंट्स हैं, 1 ही इक्विवेलेंट है। तो मुझे दोनों के बराबर इक्विवेलेंट्स यूज कर रहे हैं। तो इसका 1 मोल तो आपको सप्लाई कर रहा है 6 इक्विवेलेंट्स, और जबकि इसका 1 मोल सप्लाई कर रहा है आपको 1 इक्विवेलेंट। तो अगर जो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसके भी कितने इक्विवेलेंट्स यूज हो गए, 6 इक्विवेलेंट्स यूज हो गए। अब आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो यहां पे पोटेशियम कितना आपके पास, 2 है, तो यहां पे 2 है। यहां पे आपके पास Cr 2 है, तो यहां भी 2 है। Fe आपके पास कितने हो गए, आपके पास यहां पे Fe हो गया आपके पास 6 का मतलब यहां कितना हो गया आपके पास, 3। अब राइट हैंड साइड में सल्फेट कितने हो गए, 3 और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 प्लस 3 12, और 1 कितना हो गया, 13। तो यहां 6 आपके पास आ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 7H2SO4।
तो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है कि 14 है, तो वाटर कितने हो गए आपके पास 7। तो दैट इज हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि जो कोई भी रिएक्शन हो उसमें जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं वो सेम यूज होने हैं। हर रिएक्टेंट्स के सेम इक्विवेलेंट्स यूज होंगे। मॉलिक्यूल डिफरेंट यूज हो सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट यूज हो सकते हैं। अब इस रिएक्शन में क्या है, 1 मोल इसका यूज हुआ और 6 मोल इसके यूज हुए। लेकिन अगर मैं इक्विवेलेंट्स की बात करूं, अब इसका 1 मोल यूज हुआ तो कितने इक्विवेलेंट्स यूज हुए इसके 6 इक्विवेलेंट्स। इसके 1 मोल में कितने इक्विवेलेंट है 6, लेकिन मैंने कितने मोल यूज किए इसके 6, तो इसके भी कितने इक्विवेलेंट्स यूज हुए 6। और यहां पे अगर मैं एस्ट्रेसोफोर की बात करूं तो यहां पे मोल मैंने कितने यूज किए हैं 7 यूज किए हैं, लेकिन इक्विवेलेंट्स कितने हैं इसके 6। तो यहां पे इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो क्या आएगा, तो 7 मोल इज इक्वल टू 6 इक्विवेलेंट्स। इसी तरह से मैं कोई और रिएक्शन लेता हूं, जैसे आपके पास है कॉपर प्लस HNO3। मान लो मैं डाइल्यूट ले लेता हूं। आपको पता है कि डाइल्यूट HNO3 के साथ हमेशा कौन सी गैस निकलती है, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। आपको मिलता है मेटल नाइट्रेट, दैट इज कॉपर नाइट्रेट प्लस NO एंड प्लस H2O। ये आपके पास रिएक्शन है। अब मुझे इसको बैलेंस करना है। अब यहां पे नोटिस कर रहे हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कितना है +5। नाइट्रेट की फॉर्म में यहां भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +5, जबकि NO में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। अब नाइट्रोजन दो तरीके से बिहेव कर रहा है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा। इसी तरह से कॉपर यहां पे अपनी एलिमेंट्री स्टेट में, तो कॉपर कौन से स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 है, जबकि यहां पे अगर मैं बात करूं तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2। तो मुझे इसको बजाय लेफ्ट से राइट बैलेंस करने के, अगर जो मैं ये कहूं उधर अगर मैं देखूं कि यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2, तो वो प्योरली चेंज हो रहा है इसमें +5। इधर से जाता तो वो चेंज हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा। इधर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2 और इधर कितना है 0, तो ये भी परफेक्टली चेंज हो रहा है, पूरी तरह से चेंज हो रहा है। ये नहीं कि डबल बिहेव कर रहा है वो। तो मुझे इसको राइट से लेफ्ट का अगर मैं उसको बैलेंस करता हूं तो बेटर रहेगा। तो यहां पे NO के ऑक्सीडेशन स्टेट अगर जो देखें, यहां पे कितनी है +2, यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कितनी है +5, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ 3 का। तो 3 का अभी मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है भाई, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस पर मॉलिक्यूल, 3 हो गया। इसी तरह से अगर मैं कॉपर की बात करूं, यहां पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, जबकि इधर कितना है 0, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ 2 का। तो यहां पे जो इक्विवेलेंट वेट हुआ वो हुआ मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। अब मैंने अभी कहा कि हर रिएक्शन में सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यूज होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे। अब इसके 1 मोल में कितने इक्विवेलेंट्स हैं 3, जबकि इसके 1 मोल में कितने इक्विवेलेंट्स हैं 2। तो अगर जो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके कितने इक्विवेलेंट्स यूज हो गए आपके पास 6। और अगर जो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने इक्विवेलेंट्स यूज हो गए 6। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हो गए आपके पास सेम हो गए। अब सेम हो गए तो इक्वेशन को आप इजीली बैलेंस भी कर सकते हैं। तो सिंपल, अब क्या हुआ आपके पास, यहां पे कॉपर कितने हैं 3, तो लिख दो यहां पे 3। HNO3 कितने हुए आपके पास, HNO3 कह रहा हूं सॉरी, नाइट्रोजन 2 × 3 दैट इज 6, और 2 यहां पे हैं, यानी कितने हो गए आपके पास 8। यहां पे क्या हो गया आपके पास 8 HNO3। तो 8 हाइड्रोजन मींस क्या हो गया आपके पास 4 वाटर। तो दैट इज हाउ यू कैन बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। तो लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल्स आल्सो। अब थोड़ा
FeS2 plus oxygen changes to the Fe2O3 ferric oxide plus sulfur dioxide। अब मुझे इसको बैलेंस करना है। पहले मैंने तुम्हें बताया कि इक्विवेलेंट वेट इज अ मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट। अगर जो मैं यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं आयरन की, ये आयरन पायराइट है, जब भी H2 की फॉर्म में आएगा तो ये पायराइट होता है। तो आयरन पायराइट है तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कितनी है? -1। तो -1 है तो -1 -1 -2, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे क्या है? +2। जबकि राइट हैंड साइड में आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसको ऊपर लिखो कितनी है? +3। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कितनी है। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, और सल्फर की ऑक्सीडेशन यहां पे देखूं तो कितनी है? +4। कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ? 5 का। भाई ये भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है 5 इलेक्ट्रॉन्स को, ये भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों ही एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन हो रही है, आयरन की भी ऑक्सीडेशन हो रही है और साथ साथ सल्फर की भी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो अगर मैं बात करूं कि इस मॉलिक्यूल में ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स छोड़े हैं, लूज किए हैं, तो कितने हो गए? +2 था, +3 हुआ, कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है पर मॉलिक्यूल। यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? -1, और राइट हैंड साइड में कितनी है? +4 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ? 5 का। लेकिन यहां पे कितने एटम्स हैं इसके? 2 हैं। तो ओवरऑल लॉस सल्फर जो कर रहा है वो कितना कर रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इसने कुल 11 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ द आयरन पायराइट विल बी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 11। जो ओवरऑल मैंने बताया था इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? द मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। नेक्स्ट, अब हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहां पे अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0 है। और राइट हैंड साइड में तो कहीं भी ले लो आप, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है उसकी? चाहे यहां ऑक्सीजन को लो तो -2 है, यहां लो -2 है, और तो कोई चेंज किया नहीं उसने, तो -2। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ? देख रहे हैं आप, तो कितना गेन हुआ? 2 का गेन हुआ। लेकिन फिर मैंने कहा था पर मॉलिक्यूल नोट करना है आपने, तो पर मॉलिक्यूल कितने का? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं इसके ऑक्सीजन के, तो पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ? कुल 4 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो मॉलिक्यूलर वेट बाय क्या होगा? 4। अब मैंने फिर वही बात दोहरा रहा हूं इस बात को कि हर रिएक्शन में सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपने यूज करने हैं। तो इसके 1 मोल में कितने इक्विवेलेंट्स यूज कर दिए आपने? इसके तो 11 यूज कर दिए, और इसके 1 मोल में कितने यूज हो रहे हैं भैया? 4 इक्विवेलेंट्स यूज हो रहे हैं। लेकिन इक्विवेलेंट्स होने क्या करने हैं? सेम यूज करने हैं। तो अगर जो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, तो इसके कितने इक्विवेलेंट्स यूज हो गए? 1 मोल इज इक्वल टू 11 इक्विवेलेंट्स, एंड 4 मोल इज इक्वल टू 44 इक्विवेलेंट्स। जबकि इसके 1 मोल में कितने इक्विवेलेंट्स थे? 4 इक्विवेलेंट्स थे। तो अगर जो मैं इसके 11 मोल यूज कर दूं तो कितने इक्विवेलेंट्स हो गए? इसके भी 44 इक्विवेलेंट्स। नाउ यू कैन बैलेंस इट। अब यहां पे Fe कितने होंगे? लेफ्ट हैंड साइड में 4। यहां पे आप क्या लिख सकते हैं? 2 है Fe यहां पे, ये हो गया आपके पास कितना? 4। सल्फर कितने आपके पास? 4 into 2 दैट इज 8। 8 क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड। दैट इज हाउ यू कैन बैलेंस इट। अब आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे 11 × 2 कितना हुआ? 22। जबकि यहाँ पे हुआ 6 ये हुआ और 16 ये हुआ, तो 22। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन भी क्या है? बैलेंस्ड हैं। तो इस तरह से अगर आपको इक्विवेलेंट वेट की जानकारी है तो आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। नाउ आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल। लेट आई हैव NaOH
plus chlorine changes to NaCl, NaClO3 plus H2O। जब भी आप किसी नॉन मेटल की रिएक्शन करेंगे किसी एल्कली के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अब आपको पता भी क्लोरीन ने रिएक्शन करनी है, और क्लोरीन की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है? -1। अब इसको अपनी -1 कर ली इसने, मान लिया अपनी, तो किसी और को भी तो करना पड़ेगा उसके लिए। इसने अगर जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 की है, इनकी घटाई है, तो किसी को बढ़ानी भी पड़ेगी। अब बढ़ाएगा कौन? ये तो बढ़ाने से रहे, ये तो एक्टिव मेटल है। क्लोरीन क्या करेगा? अपनी बढ़ाएगा भी और घटाएगा भी। और इस तरह से जब हम रिएक्शंस करेंगे नॉन मेटल्स की एल्कली के साथ, तो हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब उसी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और उसी सब्सटेंस की रिडक्शन भी हो रही है। यहां मैं ले रहा हूं कंसंट्रेटेड, तभी NaClO3 बना है, सोडियम क्लोराइड बना है। अब मैं बैलेंस करना चाहता हूं इसको, कि बैलेंस कैसे करें। अब मुझे लेफ्ट टू राइट अगर इसको मैं बैलेंस करता हूं तो मुझे प्रॉब्लम आएगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी? भाई Cl तो डबल बिहेव कर रहा है। कैसे बिहेव कर रहा है? इसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है, उसकी रिडक्शन भी हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन गेन लॉस कैसे निकालें आप? मुश्किल होगी। लेकिन अगर जो मैं राइट टू लेफ्ट आऊं, यहां पे अगर जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं, Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं, कितनी है? -1। और इस सोडियम क्लोरेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? +5। तो अब यहां पे देख रहा हूं कि इस ये जो Cl है प्योरली अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर रहा है। ये नहीं कर रहा कि डबल काम कर रहा है, भाई कम भी कर रहा है, बढ़ा भी रहा है। तो ये केवल अपने आप को क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा रहा है। इसी तरह से अगर जो मैं Cl की बात करूं, ये भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को जस्ट बढ़ा रहा है। तो मुझे बजाय इसके इक्विवेलेंट्स निकालने के, मुझे राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट्स निकालने चाहिए कि उसमें कितने इक्विवेलेंट्स हैं। तो मुझे राइट हैंड साइड से इसको बैलेंस करना चाहिए। तो अगर जब मैं यहां पे Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं कितनी है? -1, और लेफ्ट हैंड साइड में है 0, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ है NaCl का? इक्विवेलेंट वेट हुआ इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1। और अगर मैं बात करूं NaClO3 की, तो यहां पे जो इक्विवेलेंट वेट हुआ वो हुआ मॉलिक्यूलर वेट बाय 5, क्योंकि इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। अब मैंने फिर बताया आपको, भाई इक्विवेलेंट्स तो हमने बराबर यूज करने हैं। तो यहां पे 1 मोल में इसका 1 इक्विवेलेंट है, जबकि इसके 1 मोल में 5 इक्विवेलेंट्स हैं, लेकिन इक्विवेलेंट्स तो हमें बराबर यूज करने हैं। तो अगर जो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसके भी कितने इक्विवेलेंट्स यूज हो गए? 5 इक्विवेलेंट्स, और उसके भी कितने हो गए? 5 इक्विवेलेंट्स। अब आप इसको बैलेंस कर सकते हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। तो राइट हैंड साइड में कितने Na दिख रहे हैं आपको? सोडियम दिख रहे हैं 6, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 से। क्लोरीन कितने दिख रहे हैं? Cl, यानी कि आपको दिख रहे हैं 6, तो ये कितना हो गया? 3Cl2। H कितने आपके पास अब ये? 6, तो वाटर कितना हो गया? 3। तो दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ disproportionation reactions. So you can balance each type of reaction. Thanks.